सांप्रदायिक हिंसा व तनाव आदि की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके और तभी फिर प्रदेश में या हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जा सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश में इन आपराधिक तत्वों को बचाने के लिए सपा सरकार ने जो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई ढीली की हुई है तो उसे भी तेज किया जाएगा। और खासकर महिला उत्पीड़न के मामले में जिन अपराधियों को इस सरकार ने अभी तक भी बचाया हुआ है तो उन्हें फिर किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी काफी सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिससे प्रदेश में मेरे पूर्व के शासनकाल की तरह यहाँ किसी भी जाति व धर्म की हमारी बहन बेटी दिन छिपे के बाद भी अपने किसी भी जरूरी कार्य से अकेले बाहर आ जा सके। इसके अलावा सपा सरकार में जातिगत व राजनीतिक द्वेष की भावना से जिन भी लोगों का शोषण में उत्पीड़न आदि किया गया है तो उन्हें भी मेरी सरकार में जरूर इंसाफ दिलवाया जाएगा। और इसके साथ ही मेरी सरकार के समय में प्रदेश के जिन गरीब व बेसहारा लोगों को खेती करने के लिए जमीन के पट्टे दिए गए थे, जिन पर अधिकांश अभिया सपा सरकार के दमंग व माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो उन्हें भी विशेष अभियान के जरिए जल्दी ही मुक्त कराया जाएगा। और साथ ही उनके विरुद्ध सख्त धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा भी प्रदेश में सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर सपा के जिन दबंग व माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है तो उन्हें भी जरूर मुक्त किया जाएगा। और इसके साथ साथ उनके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मेरी पूर्व की सरकार की तरह आगे भी SC ST अपराध निरोधक कानून का भी दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही यहाँ किसी के मंदिर मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थलों पर भी किसी को कब्जा व छेड़छाड़ आदि नहीं करने दिया जाएगा और उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश में सभी जातियों व सभी धर्मों के लोगों के जान माल व उनके मजहब एवं धार्मिक स्थलों की भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से हिफाजत की जाएगी। और खासकर अयोध्या से जुड़े राम जन्मभूमि व बाबरी मस्जिद प्रकरण में भी पूरी सख्ती से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ही पालन कराया जाएगा। इसके साथ ही इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश में खासकर सांप्रदायिक दंगे फिसाद कराने व करने वाले तत्वों के विरुद्ध भी काफी सख्ती से शिकंजा कसा जाएगा, चाहे वो DSP व अन्य किसी भी पार्टी या संगठन के वरिष्ठ नेता MP MLA मंत्री एवं अन्य प्रभावशाली आदि लोग ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ सपा सरकार में जिन दुखी व पीड़ित लोगों की FIR तक भी दर्ज नहीं की गई है तो उनके लिए भी मेरी पूर्व की सरकार की तरह ही फिर से विशेष अभियान चला के उनकी FIR भी दर्ज कराई जाएगी और साथ ही उन्हें समय से इंसाफ भी जरूर दिलवाया जाएगा। लेकिन इन सब मामलों में किसी के साथ भी धर्म जाति व राजनीतिक द्वेष की भावना से कोई भी गलत कानूनी कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अर्थात मीडिया कर्मियों आदि की भी प्रदेश में विशेष सुरक्षा व उनके सम्मान का भी खास ध्यान रखा जाएगा। इनके अलावा प्रदेश में बिना किसी पक्षपात व द्वेष के सभी वर्गों के विकास व उत्थान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अर्थात सपा सरकार की तरह यह विकास का लाभ केवल एक ही जाति विशेष व एक ही क्षेत्र विशेष के लोगों को नहीं दिया जाएगा। और इस मामले में प्रदेश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों का और साथ ही प्रदेश के खासकर पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास एवं उत्थान का भी प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही प्रदेश व जनहित में मेरी पूर्व की सरकार ने जो भी योजनाएं शुरू की थी जिन्हें वर्तमान सपा सरकार ने
द्वेष की भावना से बंद करवा दिया है तो उन्हें भी यहाँ फिर से जरूर बहाल कराया जाएगा। पूर्व की तरह इस बार भी सरकारी खर्चे से प्रदेश के गरीब आवासहीनों को घर भी जरूर बना के दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश के किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, वकीलों, व्यापारियों व अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों में मेरी सरकार ने जो भी नीति बनाई थी तो उन्हें फिर से लागू करवाया जाएगा। और इस मामले में खासकर यहाँ किसानों के हितों का हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य और सभी जरूरी जन कल्याण से जुड़े कार्यों की तरफ भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह या गरीब व बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगारी उपलब्ध कराए जाएंगे। और साथ ही मेरी सरकार में प्रदेश के गरीब व अन्य जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने के बजाय उन्हें सीधी नगद आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वो अपने हिसाब से अपनी खास जरूरतों को पूरा कर सकें। इन कार्यों के साथ साथ प्रदेश सरकार के सभी छोटे बड़े महत्वपूर्ण विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी काफी सख्ती से शिकंजा कसा जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान सपा सरकार में जो भी निर्माण के कार्य हुए हैं वे सरकारी भर्ती आदि भी हुई हैं तो उनकी गंभीर शिकायतें मिलने पर जरूर समयबद्ध जांच करवाई जाएगी तथा फिर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देश के वर्तमान हालातों में प्रदेश की सीमाओं को भी सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही प्रदेश के जो अति पिछड़े हुए क्षेत्र हैं तो उनको विकसित करने के लिए केंद्र की सरकार से विशेष आर्थिक सहायता पैकेज लेने के लिए भी फिर से पहल की जाएगी। प्रदेश के विकास व उत्थान हेतु प्रदेश का विभाजन करने के लिए भी केंद्र की सरकार पर पुनः दबाव बनाया जाएगा। इनके अलावा केंद्र से जुड़े जनहित के अन्य सभी मामलों की भी पैरवी की जाएगी। इसके साथ ही मेरी पूर्व की सरकार की तरह इस बार भी प्रदेश के देहातों, कस्बों व महानगरों को विकसित करने के लिए भी यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना व मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी विकास योजना के तहत फिर से युद्ध स्तर पर कार्य करवाया जाएगा। इसके साथ साथ सपा सरकार द्वारा द्वेष की भावना से प्रदेश में जिन भी जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए गए हैं तो उन्हें भी फिर से बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही अब प्रदेश में आगे नए स्मारक व संग्रहालय आदि भी अब नहीं बनवाए जाएंगे क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने पर ही लगाई जाएगी। और इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार के अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था एवं विकास आदि से जुड़े पुलिस व प्रशासन के सभी छोटे बड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी जिम्मेवारी का एहसास करा के उन्हें हर स्तर पर सक्रिय किया जाएगा। लेकिन बेईमान, भ्रष्ट व कामचोर अधिकारियों व कर्मचारियों को मेरी सरकार में किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह धर्म, जाति व परिवार आदि के चक्कर में न पड़कर प्रदेश में हर मामले में व हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करके यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही सरकार चलाएगी। और खासकर अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था एवं विकास आदि के मामले में पूरे प्रदेश में अन्याय व अपराध मुक्त, अराजक व भय मुक्त तथा सांप्रदायिक व भ्रष्टाचार मुक्त के साथ साथ यहाँ हर स्तर पर विकास युक्त वातावरण भी पैदा किया जाएगा।
और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी जो कहती है उस पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल भी करती है। अर्थात हमारी पार्टी की कथनी करने में कभी कोई अंतर नहीं होता है, जबकि इस मामले में आज़ादी के बाद से लगातार अपने देश में ये देखने के लिए मिल रहा है कि चुनाव के समय में विरोधी पार्टियों द्वारा जो प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए जाते हैं, उन्हें फिर सत्ता में आने के बाद अधिकांश ये पार्टियां कूड़ा करकट समझकर ही दरकिनार कर देती हैं, जिनसे अब देश की जनता का काफी हद तक विश्वास भी उठ चुका है। ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता या किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्रों में उनके जारी किए गए वायदों पर विश्वास न करके, बल्कि उनके सत्ता में आने पर वे उनसे अपने हित व कल्याण के लिए जमीनी हकीकत में सीधे तौर पर कार्य होते हुए देखना चाहती है, जिसके खास वजह से ही हमारी पार्टी शुरू से ही देश के किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। इतना ही नहीं, बल्कि आज मैंने उत्तर प्रदेश व यहाँ की जनता के हित व कल्याण के लिए जो कुछ भी कहा है, तो उन पर हमारी पार्टी सरकार बनने पर जरूर अमल करेगी। अर्थात कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि की तरह या प्रदेश की जनता को कतई भी निराश नहीं करेगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं उत्तर प्रदेश में जल्दी होने वाले विधानसभा आम चुनाव के लिए आज से ही अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की भी शुरुआत कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आज मैंने खासकर उत्तर प्रदेश की सपा सरकार व केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली एवं चुनाव के दौरान कुछ जरूरी सावधानियां आदि बरतने तथा उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों व कार्य प्रणाली को भी लेकर जो काफी कुछ विस्तार से जानकारी दी है, तो उसे पार्टी हित में जल्दी ही लिखित रूप में प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश, पंजाब व उत्तराखंड इन तीनों राज्यों में कुछ ही समय के बाद या एक साथ ही विधानसभा के होने वाले आम चुनाव हैं। लेकिन इन तीनों राज्यों के चुनावों में हमारी पार्टी यहाँ किसी भी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर की पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी। अर्थात हमारी पार्टी इन तीनों राज्यों में ये चुनाव अपनी पूरी तैयारी व पूरी दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इतना ही नहीं, बल्कि अब संक्षेप में मेरा उत्तर प्रदेश की जनता से ये कहना है कि वे इस चुनाव में कांग्रेस, सपा व बीजेपी आदि इन सभी आजमाई हुई पार्टियों को अपना कीमती वोट देकर कतई भी खराब ना करें, जिन्होंने प्रदेश में अभी तक भी अपनी जातिवादी, परिवारवादी, क्षेत्रवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता को त्याग कर खासकर यहाँ के गरीब व आम जनता के हितों में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिसकी मुख्य वजह से ही वर्तमान में बीजेपी की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इनके नेताओं को मजबूरी में खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों के रिजेक्टेड लोगों को लेकर और साथ ही इनके अपनी खुद की पार्टी से निकाले गए लोगों की महिलाओं को और उनमें भी खासकर खुद अपने परिवार की महिलाओं का शोषण करने वाली महिलाओं को ही अधिकतर आगे करके अब भारतीय जनता पार्टी को यह काम चलाना पड़ा है, जिसके तहत अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के एक ऐसी महिला को स्टेट महिला विंग का अध्यक्ष बनाया है,
जिसने अपने सगे भाई की पत्नी को ही एक बच्चे सहित उससे अलग करवा दिया है, जो इस समय वह अपने मायके में ही रहकर अपना जीवन गुजर बसर कर रही है और अपने न्याय के लिए अभी तक भी कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काट रही है। अर्थात अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब इस पार्टी को अपने संगठन में अधिकांश इस किस्म के लोगों के साथ साथ बीएसपी के एक उस भाषणबाज को भी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसने इनके हिंदू धर्म के देवी देवताओं व भगवान आदि को भी गोबर गणेश तक भी की अदालत है। इसके साथ साथ अब इनको प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के लिए भी अपनी पार्टी के मूल लोगों की बजाय ज्यादातर दूसरी पार्टियों के ही रिजेक्टेड लोगों को टिकट देना पड़ रहा है और इसके अलावा बीजेपी के ये लोग केंद्र में अपनी सरकार के लगभग 2.5 बरस बीत जाने के बाद अब अपने वोटों के स्वार्थ में ही आए दिन यहाँ प्रदेश में अपने केंद्र के मंत्रियों से हवाई, खोखली व अधकच्ची घोषणाएं एवं शिलान्यास आदि करवाते रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसी स्वार्थ में अब तो ये लोग अपने राष्ट्रीय नेताओं को व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ लखनऊ के दशहरे में तथा प्रदेश के अन्य और धार्मिक मेलों में भी ले जाने के लिए मजबूर हो गए, ताकि फिर इनके ये नेता लोग वहाँ खुद इकट्ठा हुई भीड़ में अपनी पार्टी व सरकार की कुछ बातें धर्म की आड़ में भी रख सके। इस प्रकार अब इस पार्टी के लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश में धर्म की भी राजनीति करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा ये भी संभव हो सकता है कि आगे चलकर बीजेपी के ये लोग अपनी जनसभा में भीड़ को जुटाने के लिए मजबूरी में यहाँ फिल्म कलाकारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये लोग यहाँ जनता के यानी कि जो फिल्म कलाकार हैं, तो ये लोग जनता के मनोरंजन के लिए भीड़ तो जरूर इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उस भीड़ को वोटों में तब्दील नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार इनकी ऐसी खराब बनी स्थिति के लिए कोई और नहीं बल्कि बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार खुद ही जिम्मेवार है, जिन्होंने अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर अब तक 1/4 हिस्सा भी अमल नहीं किया है। और अब अंत में मैं उत्तर प्रदेश व यहाँ की जनता से उनके हित व कल्याण के लिए यही विशेष अनुरोध करती हूँ कि वे उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था एवं विकास आदि के मामलों में खासकर सपा व केंद्र में भाजपा सरकार की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली से मुक्ति पाने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश में जल्दी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में केवल बीएसपी के ही उम्मीदवारों को एक तरफा हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें भारी मतों से जरूर कामयाब बनाए। इसके साथ साथ प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की भी अपनी सरकार जरूर बनाए और ऐसा हो जाने पर फिर आज आपकी मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर इनके प्रति यही सच्ची श्रद्धा भी होगी। वैसे आज आपकी भीड़ के जोश को देखकर मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप लोग उत्तर प्रदेश में अकेले ही अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उस पुरानी कहावत की तरह कि मुंह से निकले बोल वे कमान से निकली तीर कभी लौटकर वापस नहीं आती है, इसे ध्यान में रखकर ही अब मैं सावधानी के तौर पर अपनी पार्टी के वरिष्ठ व जिम्मेवार नेताओं को ये भी सलाह देना चाहती हूँ कि देश के वर्तमान राजनीतिक हालातों व मीडिया आदि की जातिवादी मानसिकता को भी ध्यान में रखकर जातिगत व राजनीतिक द्वेष की भावना से जिन भी लोगों का शोषण व उत्पीड़न
आदि किया गया है तो उन्हें भी मेरी सरकार में जरूर इंसाफ दिलवाया जाएगा। और इसके साथ ही मेरी सरकार के समय में प्रदेश के जिन गरीब व बेसहारा लोगों को खेती करने के लिए जमीन के पट्टे दिए गए थे, जिन पर अधिकांश अभिया सपा सरकार के दमंग व माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो उन्हें भी विशेष अभियान के जरिए जल्दी ही मुक्त कराया जाएगा और साथ ही उनके विरुद्ध सख्त धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। इसके अलावा भी प्रदेश में सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर सपा के जिन दबंग व माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है तो उन्हें भी जरूर मुक्त किया जाएगा और इसके साथ साथ उनके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मेरी पूर्व की सरकार की तरह आगे भी SC/ST अपराध निरोधक कानून का भी दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही यहाँ किसी के मंदिर, मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थलों पर भी किसी को कब्जा व छेड़छाड़ आदि नहीं करने दिया जाएगा और उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश में सभी जातियों व सभी धर्मों के लोगों के जान माल व उनके मजहब एवं धार्मिक स्थलों की भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से हिफाजत की जाएगी और खासकर अयोध्या से जुड़े राम जन्मभूमि व बाबरी मस्जिद प्रकरण में भी पूरी सख्ती से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ही पालन कराया जाएगा। इसके साथ ही इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश में खासकर सांप्रदायिक दंगे फिसाद कराने व करने वाले तत्वों के विरुद्ध भी काफी सख्ती से शिकंजा कसा जाएगा, चाहे वो BSP व अन्य किसी भी पार्टी या संगठन के वरिष्ठ नेता, MP, MLA, मंत्री एवं अन्य प्रभावशाली आदि लोग ही क्यों न हो। इसके साथ साथ सपा सरकार में जिन दुखी व पीड़ित लोगों की FIR तक भी दर्ज नहीं की गई है तो उनके लिए भी मेरी पूर्व की सरकार की तरह ही फिर से विशेष अभियान चला के उनकी FIR भी दर्ज कराई जाएगी और साथ ही उन्हें समय से इंसाफ भी जरूर दिलवाया जाएगा। लेकिन इन सब मामलों में किसी के साथ भी धर्म, जाति व राजनीतिक द्वेष की भावना से कोई भी गलत कानूनी कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अर्थात मीडिया कर्मियों आदि की भी प्रदेश में विशेष सुरक्षा व उनके सम्मान का भी खास ध्यान रखा जाएगा। इनके अलावा प्रदेश में बिना किसी पक्षपात व द्वेष के सभी वर्गों के विकास व उत्थान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अर्थात सपा सरकार की तरह यह विकास का लाभ केवल एक ही जाति विशेष व एक ही क्षेत्र विशेष के लोगों को नहीं दिया जाएगा और इस मामले में प्रदेश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों का और साथ ही प्रदेश के खासकर पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास एवं उत्थान का भी प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान रखा जाएगा और साथ ही प्रदेश व जनहित में मेरी पूर्व की सरकार ने जो भी योजनाएं शुरू की थी जिन्हें वर्तमान सपा सरकार ने द्वेष की भावना से बंद करवा दिया है तो उन्हें भी यहाँ फिर से जरूर बहाल कराया जाएगा। पूर्व की तरह इस बार भी सरकारी खर्चे से प्रदेश के गरीब आवासहीनों को घर भी जरूर बना के दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश के किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, वकीलों, व्यापारियों व अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों में मेरी सरकार ने जो भी नीति बनाई थी तो उन्हें फिर से लागू करवाया जाएगा और इस मामले में खासकर यहाँ किसानों के हितों का हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य और सभी जरूरी जन कल्याण से जुड़े कार्यों की तरफ भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह या गरीब व बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सरकारी
व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगारी उपलब्ध कराए जाएंगे। और साथ ही मेरी सरकार में प्रदेश के गरीब व अन्य जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें सीधी नगद आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि वो अपने हिसाब से अपनी खास जरूरतों को पूरा कर सकें। इन कार्यों के साथ साथ प्रदेश सरकार के सभी छोटे बड़े महत्वपूर्ण विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी काफी सख्ती से शिकंजा कसा जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान सपा सरकार में जो भी निर्माण के कार्य हुए हैं वे सरकारी भर्ती आदि भी हुई हैं, तो उनकी गंभीर शिकायतें मिलने पर जरूर समयबद्ध जांच करवाई जाएगी तथा फिर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देश के वर्तमान हालातों में प्रदेश की सीमाओं को भी सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही प्रदेश के जो अति पिछड़े हुए क्षेत्र हैं तो उनको विकसित करने के लिए केंद्र की सरकार से विशेष आर्थिक सहायता पैकेज लेने के लिए भी फिर से पहल की जाएगी। प्रदेश के विकास व उत्थान हेतु प्रदेश का विभाजन करने के लिए भी केंद्र की सरकार पर पुनः दबाव बनाया जाएगा। इनके अलावा केंद्र से जुड़े जनहित के अन्य सभी मामलों की भी पैरवी की जाएगी। इसके साथ ही मेरी पूर्व की सरकार की तरह इस बार भी प्रदेश के देहातों, कस्बों व महानगरों को विकसित करने के लिए भी यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना व मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी विकास योजना के तहत फिर से युद्ध स्तर पर कार्य करवाया जाएगा। इसके साथ साथ सपा सरकार द्वारा द्वेष की भावना से प्रदेश में जिन भी जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए गए हैं तो उन्हें भी फिर से बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही अब प्रदेश में आगे नए स्मारक व संग्रहालय आदि भी अब नहीं बनवाए जाएंगे, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने पर ही लगाई जाएगी। और इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार के अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था एवं विकास आदि से जुड़े पुलिस व प्रशासन के सभी छोटे बड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी जिम्मेवारी का एहसास करा के उन्हें हर स्तर पर सक्रिय किया जाएगा। लेकिन बेईमान, भ्रष्ट व कामचोर अधिकारियों व कर्मचारियों को मेरी सरकार में किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह धर्म, जाति व परिवार आदि के चक्कर में न पड़कर प्रदेश में हर मामले में व हर स्तर पर कानून का राज कायम करके यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही सरकार चलाएगी। और खासकर अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था एवं विकास आदि के मामले में पूरे प्रदेश में अन्याय व अपराध मुक्त, अराजक व भय मुक्त तथा सांप्रदायिक व भ्रष्टाचार मुक्त के साथ साथ यहाँ हर स्तर पर विकास युक्त वातावरण भी पैदा किया जाएगा। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी जो कहती है उस पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल भी करती है। अर्थात हमारी पार्टी की कथनी करने में कभी कोई अंतर नहीं होता है, जबकि इस मामले में आज़ादी के बाद से लगातार अपने देश में ये देखने के लिए मिल रहा है कि चुनाव के समय में विरोधी पार्टियों द्वारा जो प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए जाते हैं, उन्हें फिर सत्ता में आने के बाद अधिकांश ये पार्टियां कूड़ा करकट समझकर ही दरकिनार कर देती हैं, जिनसे अब देश की जनता का काफी हद तक विश्वास भी उठ चुका है। ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता या किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्रों में उनके जारी किए गए वायदों पर विश्वास न करके, बल्कि उनके सत्ता में आने पर वे उनसे अपने हित व कल्याण के लिए
जमीनी हकीकत में सीधे तौर पर कार्य होते हुए देखना चाहती है, जिसके खास वजह से ही हमारी पार्टी शुरू से ही देश के किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। इतना ही नहीं बल्कि आज मैंने उत्तर प्रदेश व यहाँ की जनता के हित व कल्याण के लिए जो कुछ भी कहा है तो उन पर हमारी पार्टी सरकार बनने पर जरूर अमल करेगी, अर्थात कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि की तरह यह प्रदेश की जनता को कतई भी निराश नहीं करेगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं उत्तर प्रदेश में जल्दी होने वाले विधानसभा आम चुनाव के लिए आज से ही अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की भी शुरुआत कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आज मैंने खासकर उत्तर प्रदेश की सपा सरकार व केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली एवं चुनाव के दौरान कुछ जरूरी सावधानियां आदि बरतने तथा उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों व कार्य प्रणाली को भी लेकर जो काफी कुछ विस्तार से जानकारी दी है तो उसे पार्टी हित में जल्दी ही लिखित रूप में प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश, पंजाब व उत्तराखंड इन तीनों राज्यों में कुछ ही समय के बाद या एक साथ ही विधानसभा के होने वाले आम चुनाव हैं, लेकिन इन तीनों राज्यों के चुनावों में हमारी पार्टी यहाँ किसी भी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर की पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, अर्थात हमारी पार्टी इन तीनों राज्यों में ये चुनाव अपनी पूरी तैयारी व पूरी दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इतना ही नहीं बल्कि अब संक्षेप में मेरा उत्तर प्रदेश की जनता से ये कहना है कि वे इस चुनाव में कांग्रेस, सपा व बीजेपी आदि इन सभी आजमाई हुई पार्टियों को अपना कीमती वोट देकर कतई भी खराब ना करें, जिन्होंने प्रदेश में अभी तक भी अपनी जातिवादी, परिवारवादी, क्षेत्रवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता को त्याग कर खासकर यहाँ की गरीब व आम जनता के हितों में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिसकी मुख्य वजह से ही वर्तमान में बीजेपी की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इनके नेताओं को मजबूरी में खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों के रिजेक्टेड लोगों को लेकर और साथ ही इनकी अपनी खुद की पार्टी से निकाले गए लोगों की महिलाओं को और उनमें भी खासकर खुद अपने परिवार की महिलाओं का शोषण करने वाली महिलाओं को ही अधिकतर आगे करके अब भारतीय जनता पार्टी को यह काम चलाना पड़ा है, जिसके तहत अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के एक ऐसी महिला को स्टेट महिला विंग का अध्यक्ष बनाया है जिसने अपने सगे भाई की पत्नी को ही एक बच्चे सहित उससे अलग करवा दिया है, जो इस समय वह अपने मायके में ही रहकर अपना जीवन गुजर बसर कर रही है और अपने न्याय के लिए अभी तक भी कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काट रही है। अर्थात अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि अब इस पार्टी को अपने संगठन में अधिकांश इस किस्म के लोगों के साथ साथ बीएसपी के एक उस भाषणबाज को भी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसने इनके हिंदू धर्म के देवी देवताओं व भगवान आदि को भी गोबर गणेश तक भी क्या अदालत है। इसके साथ साथ अब इनको प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के लिए भी अपनी पार्टी के मूल लोगों की बजाय ज़्यादातर दूसरी पार्टियों के ही रिजेक्टेड लोगों को टिकट देना पड़ रहा है और इसके अलावा बीजेपी के ये लोग
केंद्र में अपनी सरकार के लगभग 2.5 बरस बीत जाने के बाद अब अपने वोटों के स्वार्थ में ही आए दिन यहाँ प्रदेश में अपने केंद्र के मंत्रियों से हवाई, खोखली व अधकच्ची घोषणाएं एवं शिलान्यास आदि करवाते रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसी स्वार्थ में अब तो ये लोग अपने राष्ट्रीय नेताओं को वे खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ लखनऊ के दशहरे में तथा प्रदेश के अन्य और धार्मिक मेलों में भी ले जाने के लिए मजबूर हो गए, ताकि फिर इनके ये नेता लोग वहाँ खुद इकट्ठा हुई भीड़ में अपनी पार्टी व सरकार की कुछ बातें धर्म की आड़ में भी रख सकें। इस प्रकार अब इस पार्टी के लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश में धर्म की भी राजनीति करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा ये भी संभव हो सकता है कि आगे चलकर बीजेपी के ये लोग अपनी जनसभा में भीड़ को जुटाने के लिए मजबूरी में यहाँ फिल्म कलाकारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये लोग या जनता के यानी कि जो फिल्म कलाकार हैं तो ये लोग जनता के मनोरंजन के लिए भीड़ तो जरूर इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उस भीड़ को वोटों में तब्दील नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार इनकी ऐसी खराब बनी स्थिति के लिए कोई और नहीं बल्कि बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार खुद ही जिम्मेवार है, जिन्होंने अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर अब तक 1/4 हिस्सा भी अमल नहीं किया है। और अब अंत में मैं उत्तर प्रदेश व यहाँ की जनता से उनके हित व कल्याण के लिए यही विशेष अनुरोध करती हूँ कि वे उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था एवं विकास आदि के मामलों में खासकर सपा व केंद्र में भाजपा सरकार की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली से मुक्ति पाने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश में जल्दी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में केवल बीएसपी के ही उम्मीदवारों को एक तरफा हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें भारी मतों से जरूर कामयाब बनाए। इसके साथ साथ प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की भी अपनी सरकार जरूर बनाए और ऐसा हो जाने पर फिर आज आपकी मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर इनके प्रति यही सच्ची श्रद्धा भी होगी। वैसे आज आपकी भीड़ के जोश को देखकर मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप लोग उत्तर प्रदेश में अकेले ही अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उस पुरानी कहावत की तरह कि मुंह से निकले बोल वे कमान से निकली तीर कभी लौटकर वापस नहीं आती है, इसे ध्यान में रखकर ही अब मैं सावधानी के तौर पर अपनी पार्टी के वरिष्ठ व जिम्मेवार नेताओं को ये भी सलाह देना चाहती हूँ कि देश के वर्तमान राजनीतिक हालातों व मीडिया आदि की जातिवादी मानसिकता को भी ध्यान में रखकर पार्टी हित में ये बेहतर होगा कि वे मीडिया व खुली जनसभा आदि में विशेषकर संवेदनशील मामलों में अपनी बात अधिकांश लिखित में ही कहें, वरना फिर इन्हें भी अपने विरोधियों का राहुल गांधी की तरह ही विरोध झेलना पड़ सकता है। हालांकि इस मामले में मैं खुद भी सावधानी बरतते हुए ज़्यादातर अपनी खुद लिखी हुई बातों को ही रखती हूँ, कहती हूँ, जबकि मैं बिना लिखे हुए भी मौखिक रूप में अपनी बात अच्छे से रख सकती हूँ। लेकिन मैं लिखित में जब रखती हूँ तो आपको मालूम है कि मेरा समय काफ़ी डबल खर्च होता है। मुझे खुद अपनी स्पीच तैयार करनी होती है, लिखनी होती है, फिर पढ़ना होता है, क्योंकि मेरी स्पीच को कोई दूसरा तैयार नहीं करता है, मैं खुद तैयार करती हूँ। और आप लोगों को ये भी मैं बताना चाहती हूँ, जब हमारी सरकार थी तो अधिकारी लोग ऐसा इंप्रेशन देते थे जैसे वो मेरी स्पीच तैयार करते हैं, जबकि मैं सरकार के दौरान भी और सरकार से हटने के बाद भी जो भी कुछ मैं आपके बीच में बोलती हूँ तो वो स्पीच मैं खुद तैयार करती हूँ।
लेकिन फिर भी पार्टी हित में एहतियात के तौर पर मैं अधिकतर अपनी बातों को लिखित में ही कहती हूँ व रखती हूँ, ताकि विरोधियों को मेरे खुद के व हमारी पार्टी के खिलाफ भी जल्दी से कोई बोलने का मौका ना मिल सके। और वैसे भी विरोधी लोग बीएसपी के मामले में अंदर अंदर एक ही रहते हैं। इस खास व जरूरी बात के साथ ही अब मैं पुनः मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपनी व आप सभी लोगों की तरफ से हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूं कि अब मैं ये प्रोग्राम अब मैं अपनी बात खत्म करने के बाद मान्यवर कांशीराम जी की जो अंदर प्रतिमा लगी है तो उस पर अब मैं फूल अर्पित करने के लिए जा रही हूँ। हालांकि मैं अपने निवास स्थान पर मान्यवर कांशीराम जी की प्रतिमा पर फूल अर्पित करने के बाद जब मैं आपके बीच में आई तो मैं फूल अर्पित कर सकती थी आते ही सबसे पहले, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उम्र से गर्मी है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी ज़रूरी बात आप लोगों के बीच में पहले रख लेनी चाहिए। और अब मैं जब अंदर परिसर में जाती हूँ तो मान्यवर कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन जो हमारे वीवीएफ के लोग हैं उनसे मेरी दरखास्त है कि आप लोग अनुशासित तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश से पार्टी के जो लोग लाखों की तादाद में इधर आए हैं उनको लाइन से अनुशासित तरीके से उनको अंदर आप लोग ले जाए मेरे जाने के बाद, ताकि ये लोग भी मान्यवर कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें।